तो देखो भैया, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर ही दिया है तो एक बात सुन लो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कि मैं ऐसे कंप्लीट करा दूंगा, ऐसा नहीं है। आप मतलब इस वीडियो में आपको फुल टू फुल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, इतना बात आप ध्यान में रखो, बात समझना। क्योंकि इस वीडियो में मतलब कि मैंने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, मतलब एक थ्योरी फिर उस पर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सॉल्व करने की यानी समझाने की कोशिश की है। तो ये जो वीडियो है कोई आम वीडियो नहीं है। मतलब इसे देखने के बाद आप रियलाइज करोगे कि देन कि हाँ, अब मैं और भी क्वेश्चंस को अपने से प्रैक्टिस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। जो आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं और भी बहुत सारे बुक्स हैं, तो उनका भी आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो कुल मिला करके बात की जाए तो कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशंस, सारे के सारे चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं और बिना देरी किए शुरू करते हैं, ठीक ना। बाकी ये टेक्निकल गुरुजी का चैनल नहीं है, नहीं तो बोलते कि चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भैया ये जो है आपका जो चैप्टर का नाम दिख रहा होगा भैया, कि चैप्टर का जो नाम है वो है आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है? नहीं भैया, जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। देखो भैया, ये एनसीईआरटी में आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ये सब एक ही में दे दिया है एनसीईआरटी में। लेकिन डिफरेंट बुक्स को अगर आप स्टडी करते हो तो ये जो चैप्टर से ये अलग थोड़ा सा दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, यानी टॉपिक्स को थोड़ा सा फील करना है। बाकी सबको छोड़ दो कि कौन कौन से चैप्टर में है, कौन क्या है क्या नहीं, बस टॉपिक पे हमें ध्यान देना है, यानी टॉपिक को टारगेट करना है हमें। तो यहाँ पर देखो क्या है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम्स है। तो आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे, गॉस थ्योरम के बारे में देखेंगे, वगैरह वगैरह। उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है तो उसको भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नोट्स देखो, पहली बात तो कॉपी पेन निकाल लो, ये भी बात बोलूंगा। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये आपको नोट्स मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। शानदार से हमने नोट्स बनाने की कोशिश की है कि हर टॉपिक के बाद देखो न्यूमेरिकल्स को भी ऐड करने की कोशिश की है। तो न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे इसमें आपको और वो भी दिखेंगे। बाकी इस वीडियो में आपको और भी न्यूमेरिकल्स दिखने को मिलेंगे इस नोट्स के अलावा, यानी इस नोट्स में भी कम न्यूमेरिकल है यार अगर रियलिटी की बात की जाए तो। लेकिन मैं इस नोट्स में और भी न्यूमेरिकल्स ऐड कर दूंगा जितना मैं यहाँ पर बताऊंगा। फिर ये आपको नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा रहेगा इसका, ठीक। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बात थोड़ा सा समझना आप। चलो शुरू करते हैं, बहुत देर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर इस चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात की जाए तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो कहलाता है एरिया वेक्टर। यानी आप स्टडी करोगे एरिया वेक्टर के बारे में। देखो एरिया वेक्टर आखिर में ये किस प्रजाति का नाम है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं भैया। देखो यहाँ पर, अब देखो बात यहाँ पर है ना कि यहाँ पर एरिया एरिया चिल्ला ही रहा है, यहाँ पर वेक्टर वेक्टर भी चिल्ला दे रहा है। ये आखिर में करना क्या चाहता है ये बच्चा? तो देखो यहाँ पर आप जानते हो, ऐसे नॉर्मली आप जानते हो कि जो एरिया एक क्या होती है ना, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी इसको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड का मतलब किसी भी चीज का एक सर्टन वैल्यू। जैसे अगर मैग्नीट्यूड को अगर सिंपल भाषा में समझे यार, तो क्या होता है कि अगर बाजार में जो सब्जी लेने जाते हो तो 1 kg सब्जी मानते हो, तो वो जितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो यानी 1 kg 2 kg 3 kg, वो क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गए। अब सब्जी लेने के लिए डायरेक्शन तो नहीं पूछते हो कि भाई साहब, सब्जी वाले भाई साहब की इस डायरेक्शन में देख करके हमें सब्जी दे दो। तो ऐसा कोई डायरेक्शन का लोचा नहीं होता है स्केलर वाले में, यानी केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो एरिया भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसे केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। लेकिन इस चैप्टर में तो वेक्टर जोड़ दिया है। अब आप जानते हो, आप वेरी वेल जानते हो कि यहाँ पर वेक्टर ऐसे क्वांटिटीज होती है जिनको मैग्नीट्यूड तो जरूरत होती है, कि मैग्नीट्यूड की जो जरूरत होती है, लेकिन उन्हें किसकी जरूरत होती है, उनको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो क्या अब जो बोला जा रहा है कि यहाँ पर एरिया वेक्टर है, यानी एरिया वेक्टर बोला जा रहा है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या उसके पास डायरेक्शन भी होगी? हाँ, अगर बोल रहा है तो अब हमें डायरेक्शन को मानना पड़ेगा। तो ये जो मनगढ़ंत कहानी है कि इसका डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन हम बता देते हैं आपको किधर भी होगी। मान लो अब एरिया के लिए कुछ ना कुछ तो हमें प्लेन मानना पड़ेगा। ये तो बात साफ है कि एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ प्लेन मानना पड़ेगा। तब तो एक एरिया भैया मानोगे, तब तो क्या करोगे आप, उसका डायरेक्शन निकालोगे ना। तो देखो यहाँ पर दो तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो कुल मिलाकर के बात की जाए तो। क्योंकि आपके पास प्लेन क्या हो सकते हैं, 2D हो सकता है, एक 3D हो सकता है। 2D और 3D में आप अंतर जानते हो यार, जिसके पास लेंथ और ब्रीथ हो, जो थोड़ा सा खोखला हो वो 2D है, और जिसके पास लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों हो और जो थोड़ा सा क्या हो, सॉलिड हो,
तो वो क्या हो जाता है आपका 3D हो जाता है। देखो सॉलिड और यहाँ पर खोखला हॉलो बोलने का मतलब क्या है कि 2D में जो आपके अंगीठी आते हैं, जो इंगेजमेंट जो होते हैं वो अंगूठी 2D में आ जाएगा क्योंकि वो हॉलो होता है यानी खोखला होता है। यहाँ पर सॉलिड की बात की जाए तो जो आप बचपन में जो गोली से अंटे खेलते थे, ये अंटे, इस अंटे को मारते थे बैट करके इस तरीके से, तो वो जो अंटे हैं या फिर फुटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, ये सब सारे सारे सॉलिड कहलाएंगे। तो सॉलिड यहाँ पर इसलिए हमने नाम ले रखा है, तो ये बात समझना। तो यहाँ पर देखो दो टाइप के आपको सरफेस मिलेंगे ना यार, क्योंकि एरिया तो दोनों में ही होगा, यानी आप 3D में भी एरिया देखोगे। अगर आप एक मान लो क्यूब बना लो, इसके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, तो अगर ये क्यूब आपने बना लिया तो इसमें देखो क्या होंगे, इसमें भी एरिया होगा जी भाई साहब। और इसमें अगर एक आप इस तरीके से बना लेते हो कि इसमें देखो केवल लेंथ और ब्रेथ है, तो ये दोनों में ही तो एरिया होंगे ना। इसका आप कुछ ना कुछ, ये ऊपर वाला जो सरफेस है इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, मापोगे आप, है कि नहीं? क्योंकि अगर ऊपर वाले केवल सरफेस को उखाड़ दें हम तो इस पे केवल लेंथ और ब्रेथ ही होगा, यानी ये 2D हो जाएगा। केवल ऊपर वाले सरफेस की बात की जा रही है जो हमने शेडेड किया है। तो इन बातों को समझिए आप ध्यान से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इतना बात आप समझ लो, देखो बेसिक से शुरू किए हैं यार, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो यहाँ पर यही हमारा मोटिव है कि आपको बेसिक से शुरू करके थोड़ा झन्नाटेदार लैंग्वेज के साथ पढ़ा दे। तो यहाँ पर 2D और 3D दोनों देखोगे आप। अब यहाँ पर देखो भैया कि आखिर में जो एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर हम ले रहे हैं तो एरिया का मान लो तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही लेते हैं। अब डायरेक्शन के बारे में बताइए दो सर, कितना आप भैया, कितना आप मतलब कि मुंह फेरोगे। तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन, तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो मान लो आपके पास क्या है कि कोई भी एक एरिया ले लिया, मान लो ये सर्कल ले लिया आपने, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन देखो भैया, मतलब एरिया, मान लो ये एरिया है, अब इसका सर्कल है भैया, कुछ ना कुछ तो एरिया तो होना तो बनता ही है। तो अब अगर वेक्टर मान रहे हैं तो इसका तो एरिया ए यानी मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा भाई साहब। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पर होगा। अबे 2D 3D में बताऊंगा, घबराना नहीं। तो इसका जो मतलब कि जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा भाई साहब, यानी 90 डिग्री पर जाना चाहिए। और ये ऑलवेज का मतलब ऑलवेज मतलब कोई रूठ जाए, कोई गुस्सा हो जाए, कोई चला जाए, कोई मतलब नहीं है। ऑलवेज का मतलब ऑलवेज की 90 डिग्री पर बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं बात? तो यहाँ पर आप समझना कि ये 90 डिग्री पर हमेशा बनेगा तो बनेगा, यानी जो आपका एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, 90 डिग्री की होगी। अब देखो यहाँ पर ये बात समझना आप, यहाँ पर मैं आपको अब एक फॉर्मूले से रूबरू करवा दूं कि फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। देखो यहाँ पर ये एरिया है, ये एरिया हमने मान रखा है। अब यहाँ पर देखो, अब इसके मतलब कि ये एक हम एरिया वेक्टर ड्रा कर दिया कि मतलब कि ये, अब देखो ये वाला जो है ना, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम अब क्या देगा हमें, मैग्नीट्यूड भी देगा, डायरेक्शन भी देगा। तो यहाँ पर आप देखो ये एरिया वेक्टर का मतलब, वेक्टर अगर हम बोल रहे तो इस एरिया वेक्टर के चक्कर में हम इसका नाम रख दे रहे हैं एरिया वेक्टर। अब देखो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन को दिखाने के लिए आप टोपा का यूज करते हो, यानी आप ए के ऊपर टोपा लगा दोगे तो देखो डायरेक्शन इसका बताने लगा। डायरेक्शन किधर होगा भैया, ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा, यानी ये डायरेक्शन बता रहा है। आप समझना इस बात को। तो यहाँ पर आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें भैया, तो यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड को आप इस तरीके से सिंपल भाषा में मॉड ऑफ ए भी लिख सकते हो। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तो होती है ना भैया वेक्टर के पास, तो डायरेक्शन भी हो जाएगा। देखो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, टोपा से दिखाएंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हो। अब ए वेक्टर बराबर में क्या हो जाना है कि यहाँ पर अब इसी को देखो, मॉड है ना, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है भाई साहब, तो मैग्नीट्यूड को आप ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये निश्चित यानी एक सर्टेन वैल्यू को शो करता है। तो एक देखो, एक वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक क्या होता है आपके पास, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन आपको टोपा वाला दिखाएगा, डायरेक्शन ऊपर की ओर है, एंड ये इस तरीके से दिखाएगा। अब इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। 2D 3D सब सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अब ए कैप की वैल्यू निकालोगे ना आप, तो ए कैप की वैल्यू देखोगे कि प्रीवियस वाले लेक्चर में इस तरीके से आपने लिख रखा होगा कि ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बाई में ए हो जाना है। तो ये इस तरीके से ए कैप की, यानी अगर आर वेक्टर होगा बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा, आर, सॉरी 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 सॉरी, आर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बाई में आर, ये आर हो जाना है बच्चा लोग। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आर। बस थोड़ी सीटी की आवाज आ रही होगी क्योंकि दाल पक रहे हैं हमारे घर के अंदर, ठीक है ना। तो दाल बाद में हम खाएंगे, लेकिन तुम लोग देखो पढ़ो आगे। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है कि ये एरिया वेक्टर
ए आर कैप है इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बाय में आर हो जाना है, ये कुल मिलाकर के। तो ये कुल मिलाकर के ये मोटा मोटी ये देखो फॉर्मूला आपका यही होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा, ये सब फॉर्मूला, लेकिन इस सब से इन सब ये भी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा भी घबराओगे नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो एरिया जो वेक्टर है, अब जो यहाँ पर हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे थे, चूंकि कि हमारा जो एरिया वेक्टर था, आपने देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, कॉपी पेन बैठ करके मतलब कॉपी में पेन से लिखते चलो, नहीं लिखना है तो फिर ध्यान से एकदम देखते चलो। ऐसे हमारी बात सुनो यहाँ पर कि आप लिखते ही चलो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप लिखते हो तो ज़्यादा कंसंट्रेट होते हो और ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। तो इतना बात समझिएगा, इतना बात समझ में आ गया। तो ये तो हमने क्या बता रखा कि भैया कोई एरिया है, थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। देखो टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक एक चीज़ को अगर सीख लेते हो ना, तो वो आपका फिर कोई दिक्कत ही नहीं आना है। तो ये बात समझना। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये क्या परपेंडिकुलर, ये हमेशा जो एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या होगा, मतलब एरिया का डायरेक्शन होगा, सॉरी भाई, ठीक ना। तो ये सही बात है, चलो ये सही बात आपने बता रखा, ठीक। अब यहाँ पर इसको ए वेक्टर लिख दो, क्योंकि एरिया वेक्टर बोला जा रहा है, और ये ए केवल मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, डायरेक्शन कौन कौन दिखाएगा, आप ए कैप से लिख सकते हो या फिर और करके फिर एन कैप से भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया कि ए एरिया वेक्टर में यानी ए बराबर में क्या हो जाना है, एन कैप लिख दो, या फिर एन कैप लिख दो, और सॉरी ये वाला आगे आप इसको लिखो, मैग्नीट्यूड को लिखो, ये ए भी लिख सकते हो और ये क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से हो गया, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखोगे आपके ए एरिया वेक्टर बराबर में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि देखो ए ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो करने के लिए देखो टोपा हम लगा सकते हैं ए के अंदर ही। तो देखो एन कैप या फिर टोपा कैप ये दोनों को दोनों सिमिलर है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बात को समझो आप। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को आप लिख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब काम आने वाला है और इस सब का पीछे आप यूज कर सके हो। चूंकि चूंकि हम थोड़ा बेसिक से बता रहे हैं तो आपका रिवीजन होता जाएगा, ठीक है ना। एकदम बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा लोग, तो ये बात समझना आप। तो अब यहाँ पर आपने इतना समझ लिया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि भैया ए हो या फिर मॉड ऑफ ए हो, ये दोनों मिल करके किसको शो करते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, ठीक। और यहाँ पर अब दूसरा बात की जाए तो जो क्या होता है कि एन कैप हो या फिर आपका क्या हो ए कैप हो, इस तरीके से चाहे कोई भी क्वांटिटी आप मान लो बी जिसके ऊपर टोपा है, तो ये सारे के सारे चीजें किसको शो करते हैं, तो ये सारे के सारे चीजें डायरेक्शन को शो करते हैं। जिसके ऊपर टोपा लगा हुआ है उसको कैप बोलते हैं। मैं टोपा टोपा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं कानपुर में बहुत सालों से रहा हूँ, तो वहाँ की लैंग्वेज मेरे को बहुत भा गई, तो मेरे को लैंग्वेज वहाँ की थोड़ी मोड़ी आने लगी है। तो इस तरीके से तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर में ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है बंदा। तो यहाँ पर अब देखोगे आप कि यहाँ पर जैसे कि अब बात करें हम किस चीज की बात करेंगे कि अब देखो 2D 3D जो हमने शुरू में आपको बताने की कोशिश की थी, तो देखो एरिया वेक्टर यानी एरिया 2D के पास भी होगा 3D के पास भी होगा। तो अगर बात करें कि इन 2D में आपका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो देखो 2D में जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड वही होता है, यानी बाहर की ओर भी होता है, आउटवर्ड भी हो। एरिया वेक्टर का मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए यार, मतलब एरिया का, एंड और क्या होता है इनवर्ड भी होता है। तो ये बात समझना कि आउटवर्ड भी होगा भैया, इनवर्ड भी होगा, ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब देखो आउटवर्ड इनवर्ड इन द सेंस कि कैसे कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझोगे कि मान लो आपके पास वही सर्कल है, पुराना वाला सर्कल है, यहाँ पर जिसका जो एरिया है वो क्या है ए है। अब यहाँ पर इसका एरिया है तो डायरेक्शन तो आपने बताया नहीं। देखो डायरेक्शन हमने बता रखा है आपको, आप बोल रहे हो कि डायरेक्शन जो होगा क्या होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही होना है, तो इस तरीके से इसका डायरेक्शन ऊपर होगा। अब ये 2D हमने बोला कि आउटवर्ड भी होगा इनवर्ड भी होगा, तो आउटवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा बाहर की ओर, इनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा थोड़ा अंदर की ओर यानी नीचे की ओर मान सकते हो। तो अगर ये एरिया वेक्टर आप पॉजिटिव लेते हो तो नीचे वाला क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये बस समझना आपकी एरिया वेक्टर दोनों डायरेक्शन में ले सकते हो आप, तो या तो ये डायरेक्शन वाला ले लो या तो ये, दोनों ही लोगे, मतलब दोनों हो सकते हैं लेकिन दोनों में से किसी एक ही डायरेक्शन को लोगे, इतना बात बता देता हूँ मैं। ये नहीं कि दोनों को लेने लगे, क्योंकि भैया किसी भी चीज की डायरेक्शन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप सीख रहे हो तो किसी भी मतलब किसी भी चीज की एक ही डायरेक्शन अगर आपके पास होगा तो आप जाहिर सी बात है थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करोगे कि नहीं। सपोज दैट यार कि आपको कहीं पर जाना है, अब आपको बता रहा है दो डायरेक्शन बता रहा है कि इधर से भी चल जाओ उधर से भी चल जाओ, तो दिक्कत होगा नहीं, कंफ्यूजन, तुम उसको एक चाटा मारोगे और बोलोगे कि अरे भाई एक डायरेक्शन बता,
क्योंकि एक डायरेक्शन होगा तो आप जाहिर सी बात है हिचकिचाओगे नहीं, वहां से पता चल जाओगे, मतलब जिस पते पे जाना है वहां पे चले जाओगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर दोनों में से एक ही लेना है, लेकिन दोनों हो सकते हैं, ये बात समझना आप। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में देख रहे थे ना, कट कर दे रहे थे, तो यहाँ पर बोल रहे टेंजेंट ड्रा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो डायरेक्शन किसी भी चीज की पॉसिबल नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। तो ये आपने पढ़ रखा है, तो वी जस्ट फील दिस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप मान लो कि और आपने मान लो कि यहाँ पर और भी आपके पास कोई मतलब एरिया है भाई, एरिया मान लो। तो ये एरिया मान लो, तो ये जो देखो एरिया है, तो यहाँ पर अब जो आपका एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा ये, लेकिन ये अब देखो 2D है, 2D का मतलब लेंथ एंड ब्रीथ है, तो यहाँ पर अपवर्ड भी होगा, मतलब आउटवर्ड भी होगा, और इनवर्ड भी होगा, नीचे की ओर भी होगा। तो ये सपोज दैट इसकी एरिया ए है, तो ये पॉजिटिव में भाई, भूल गए, पॉजिटिव में मतलब देखो अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे नीचे वाले को नेगेटिव ले लो भाई, और नीचे वाले को नेगेटिव ले रहे हो तो ऊपर वाले को पॉजिटिव। बात एक ही है, कहने का मतलब कि ऊपर वाले को नेगेटिव ले सकते हो अगर नीचे वाले को पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये बात समझना। तो यहाँ पर भी इसका बात समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा। तो इतना बात समझ में आ गया, तो इसके इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो एरिया वेक्टर पे हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर 3D वाला देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इतने चीजों को फील करते चलिए, आपको गारंटेड समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहला ये बोल रहा है कि सपोज दैट आपके पास इस तरीके का एक्सिस है, चलो मान लिया एक्सिस है, ये एक्स हो गया, चलो छोटा बना लेते हैं, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एंड ये दिस इज जेड, जेड हो गया। अब इस पे सपोज दैट कि यहां पर आपका क्या बना है कि यहां पर देखो एक स्क्वायर रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी जो डायमेंशन है लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड एरिया, एरिया के वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब यहाँ पर समझो आप कि देखो एरिया का जो फॉर्मूला होगा, जो आपने याद किया है रेक्टेंगल के लिए, वो फॉर्मूला नहीं बदलने हैं आपके, बस डायरेक्शंस बदल जाने हैं। डायरेक्शंस के साथ आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, क्योंकि आप एरिया वेक्टर फाइंड कर रहे हो यार, ठीक ना, कि एरिया वेक्टर के वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो कि एरिया निकालना है तो एरिया के साथ डायरेक्शन भी दिखा होगा, तो वो वेक्टर बन ही जाना है कुल मिलाकर के। तो साफ साफ समझिए, तो इसका आप निकालो, कमेंट करो, नहीं आ रहा है तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है तो वो तो वही होगा, क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड अब इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन अभी तुरंत हमने बता रखा है भैया कि डायरेक्शन के लिए क्या कर देना है, बस डायरेक्शन के लिए कर देना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो बस। ये देखो परपेंडिकुलर, ऊपर की ओर नीचे की भी ओर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे की ओर भी ड्रा कर दो। तो ऊपर की ओर ड्रा कर दिया आपने। अब देखो यहाँ पर आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन को दिखाने के लिए आई कैप, अगर वाई एक्सिस पे डायरेक्शन को दिखाने के लिए जे कैप, और यहाँ पर जेड एक्सिस पे दिखाने के लिए के टोपा मतलब के कैप। अब यहाँ पर देखो कि ए इज इक्वल टू में क्या हो जाना है कि ए इज इक्वल टू में हो जाना है कि लेंथ एंड ब्रेथ, और इसके डायरेक्शन की बात की जाए यहीं पर डायरेक्शन दिखा देते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एरिया हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगी, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन जे कैप है। और यहाँ पर ऊपर अगर जे कैप है तो नीचे माइनस जे कैप, तो यहाँ पर आप इसको और करके दोनों में से एक लेना है भाई साहब, तो ये भी ले सकते हो आपकी। यहाँ पर ये एरिया वेक्टर दिखा दो कि एरिया वेक्टर है, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दोगे कोई ना कोई नंबर आ जाएगा यार। अगर यहाँ पर तो कोई नंबर रहता तो यहाँ पर अब क्या जे कैप है। अब यहाँ पर जे कैप क्या डायरेक्शन क्यों दिखा रहा था, एक वेक्टर में दो चीजें होती, दो चीजें हो गई। जस्ट फील, ये जो फॉर्मूले लिखते हो उसके बारे में जानना चाहिए आपको, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आखिर में दो चीजें लिखते हो तो दोनों चीजों का मतलब क्या है भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाना है, और ये माइनस जे कैप हो जाना है। ये देखो छोटा सा पिद्दू सा एक न्यूमेरिकल टाइप का था, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से ये मान लो ये समझ गए होगे आप, किस तरीके से इसको कॉपी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि इस तरीके से देखो, इस तरीके से फिर हमारे पास एक ग्राफ है, मतलब एक्सिस है यार, एक्सिस है, एक्सिस बोलो, एक्स है, यहाँ पर y मान लो, यहाँ पर z मान लो। एंड अब हमारे पास क्या है कि एक सर्कल रखा हुआ है, देखो सर्कल थोड़ा सुला करके रखा हुआ है, सोया हुआ है। तब यहाँ पर इस सर्कल के कारण आपको एरिया फाइंड आउट करना है, यानी एरिया वेक्टर की बात करनी है, यानी दोनों चीजें आपके पास पता होनी चाहिए। अगर केवल एरिया बोला जाए तो केवल मैग्नीट्यूड निकाल कर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया वेक्टर में दो चीजें चाहिए, डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दोनों चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, तो ये आप ध्यान में रखोगे। देखो अब यहाँ पर ये देखो ये अब इसका एरिया निकालना, एरिया जानते हो सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अगर इस सर्कल की रेडियस कितनी है भाई साहब, तो सर्कल की रेडियस अगर हम मान लें कि सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर लिखो ना भाई, पाई आर स्क्वायर हो जाना है। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात की जाएगी तो डायरेक्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। चलो देखो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन वही 90 डिग्री,
हमारा धर्म ही है 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे ये ऊपर की ओर चला जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला जो देखो, अब यहाँ पर एक्स कैप पे आई जे, ये सॉरी ये के कैप हो जाएगा क्योंकि जेड है, और वाई पे जे से हम दिखाते हैं, डायरेक्शन को दिखाते हैं कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, के कैप की ओर, तो के कैप हो जाएगा ये इस तरीके से। और यहाँ पर और करके भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई साहब के, पाई आर स्क्वायर, यानी ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। एंड माइनस के कैप भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 2D है, यानी आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों तरफ आप क्या लोगे, एरिया की डायरेक्शन लोगे। बात समझ में आ गया, ये दोनों बात समझ में आ गई हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लो, यही क्वेश्चन था, ये पिद्दू सा क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ये बात समझो आप। अब यहाँ पर हम अगला चलते हैं कि अब अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि अब 3D, इन 3D की अगर बात की जाए कि इन 3D में आप एरिया वेक्टर को किस तरीके से दिखाओगे, यानी इन 3D में जो एरिया वेक्टर होगा किस तरीके से। देखो 3D में मैं साफ साफ बता दूं कि एरिया वेक्टर जो होता है केवल आउटवर्ड होगा। क्या होगा भैया, आउटवर्ड। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इतना मैं बात बता देता हूँ, दिक्कत तो एकदम नहीं होनी चाहिए, तो एकदम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर और ये समझ लो कि ये वनली लिख लो, ये ज्यादा समझ में आएगा। वनली आउटवर्ड का मतलब केवल बाहर की ओर ले हुए। जैसे आप मान लो यहाँ पर आप एक क्यूब ड्रा करते हो इस तरीके से, ये क्यूब ड्रा कर देते हो, क्यूब ड्रा करना मैं सिखा देता हूँ। क्या सर अभी ये सब सिखाएंगे, हम लोग जानते हैं, हम लोग तेज हैं। चलो भाई तेज हो तो तेज हो। चलो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने एक क्यूब ड्रा कर दिया है, अब इसका एरिया वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर हम क्या कर रहे हैं कि केवल आउटवर्ड होगा, इन द सेंस कि क्या मतलब क्या है सर। तो यहाँ पर देखो ये अगर एरिया ले रहे हो आप, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, केवल बाहर की ओर होगा, यानी इस तरीके से आप एरिया वेक्टर को दिखाओगे इस तरीके से। देखो बाहर की ओर होगा, अगर इसका इस सरफेस का अगर एरिया ए है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। अब एरिया वेक्टर ऐसे नहीं दिखाओगे कि ये माइनस होगा, ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे नहीं दिखाओगे आप कभी भी। क्या दिखाओगे, हमेशा आउटवर्ड बाहर की ओर दिखाओगे। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ये कुल मिलाकर के समझो। अब यहाँ पर इस सरफेस से मान लो ये जो सरफेस है, तो अगर यहाँ से एरिया वेक्टर दिखाओगे तो वही केवल आउटवर्ड यानी बाहर की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। इस सरफेस के कारण दिखाओगे अगर एरिया वेक्टर, तो ये भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। लेकिन याद रखना परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पर जाना चाहिए एरिया वेक्टर, ये याद रखना, ये भूलना नहीं। तो यहाँ पर इस वाले सरफेस के कारण दिखाओगे तो इस वाले सरफेस के कारण भी क्या होगा, ये बाहर की ओर। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आखिर में बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से सपोज दैट आपके पास क्या है कि एक मान लो सिलेंडर, मान लो सिलेंडर भी एक क्या है, 3D शेप का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये 3D शेप है, इसमें कितने सरफेस होते हैं, देखो सरफेस तो 3 होते हैं, कौन कौन से, एक देखो ये ऊपर वाले, एक नीचे वाले, और एक कर्व्ड सरफेस। ये घुमा हुआ एक ही सरफेस होता है, ये मत समझना कि ये इधर से हो गया, ये दो, ये घुमा हुआ होता है ना सिलेंडर में। अगर नहीं याद आ रहा है तो घर का बेलन देख लो, जैसे तुम्हारी कुटाई होती है, तो वो समझ जाओगे आप कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर समझना कि यहाँ पर क्या होगा कि ये देखो ये वाली, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड होगा, यानी बाहर की ओर ही केवल बनाओगे। ये मत बना देना कि ये माइनस होगा, ऐसा गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही नीचे वाला नहीं बनाना है, केवल आउटवर्ड होता है तो आउटवर्ड होता है। अब यहाँ पर अगर यहाँ बनाओगे तो ये भी क्या होगा, ये भी आउटवर्ड ही होगा, यानी ये बाहर की तरफ होगा। यहाँ पर बनाओगे तो ये भी क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा। यहाँ पर बना लो, कोई छोटा सा एरिया ले लो, चाहे वैसे ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी आउटवर्ड, देख रहे हो सब जगह से आउटवर्ड लग रहा है कि एकदम तीर निकल रहा है बाहुबली वाला, लेकिन तीर नहीं है वो, देखो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि ये बात आप समझ गए होंगे कि आखिर में मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ और क्या नहीं कोशिश कर रहा हूँ। अगर अब यहाँ पर देखो, ये बात ये हमेशा याद रखना कि जो एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर ही होता है भाई साहब। ये अब यहाँ पर एक सर्कल, अगर एक स्फेरिकल बना दे, स्फेयर बना दे, क्योंकि 3D की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर सर्कल नहीं बोलना चाहिए, स्फेयर की बात करो। तो यहाँ पर देखो, अगर सेंटर से अगर सरकमफेरेंस पे जो भी आप लाइन खींचते हो 90 डिग्री पर होता है, तो इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरीके से होगा। इसका एरिया वेक्टर तो चारों तरफ निकाल सकते हो इस तरीके से, बहुत सारे एरिया वेक्टर, लेकिन सब आउटवर्ड, देखो सब आउटवर्ड, सब बाहर की ओर जा रहे हैं, वैसे नहीं दिखा रहे कि इसका ये ऐसे है, सब आउटवर्ड है, सब आउटवर्ड, यानी सब बाहर की ओर। यानी देखो ये खींच रहे हो तो इसका ऐसे मत दिखाना कि ये वाला ऐसे है निकल रहा है, ऐसा नहीं, सब आउटवर्ड ही होगा, मतलब कि क्योंकि बीच में है ना यार, सेंटर है बीच में, तो ये सब 90 डिग्री पर होंगे एंड सब आउटवर्ड होंगे। और 90 डिग्री का मतलब कि एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पर, तो ऑलवेज 90 डिग्री हमने बता रखा था। अब बात आती है कि भैया इसमें आप लिख क्या सकते हो कि मतलब एरिया वेक्टर होता क्या है। फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया कि फॉर्मूला क्या लिखोगे, आपकी फॉर्मूला लिख लेना यार कि ए वेक्टर बराबर में क्या होता है, ए
और ए कैप होता है। ए कैप मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। या कॉप बुक्स में देखोगे कि क्या लिखा रहता है, ए लिखा रहता है और एन कैप लिखा रहता है, तो दोनों में से कोई एक और लिखना है। अब यहाँ पर इसके अगर मान लो कि मतलब कि लिखोगे क्या इसके बारे में, तो एरिया वेक्टर के बारे में, तो एरिया वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हो कि इट शोज द डायरेक्शन ऑफ एनी एरिया ऑफ प्लेन एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब ये किसी भी प्लेन के डायरेक्शन को शो करता है, और डायरेक्शन किधर होता है, तो ऑलवेज 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 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। तो ये परपेंडिकुलर जो शब्द है इसको याद रखना, ये समझ गए होगे आपके आखिर में मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात सब समझ गया। अब यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर अब देख लेते हैं कौन कौन से और टॉपिक्स हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर अब जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी बहुत ही मजेदार टॉपिक है, तो इसको आप समझोगे, जस्ट फील दिस कॉन्सेप्ट बेटा। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख लेते हैं। जय महाराज की, बाबा भौकालनाथ। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अब देखो, आप जानते हो कोई भी चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनाता है। सपोज दैट कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझना इस चीज को, क्योंकि ये उतना ज्यादा कठिन नहीं है यार, बहुत सारी चीजें इजी इजी चीजें हैं, तो आपको बस समझने की देर है। सपोज दैट कि आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस तरीके से। इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखती भी नहीं है, ये इमेजिनरी होती है, पहली बात तो ये समझिएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में अगर हम क्या कर दें, एक कोई ना कोई प्लेट रख दें। बात समझ में आ रहा है, कोई ना कोई आप प्लेट रख दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई ना कोई प्लेट रख दो। प्लेट इन द सेंस का मतलब क्या चीज, कि कोई, मतलब मान लो ना यार, कोई सरफेस आपने रख दिया है बीच में से, तो इसमें से जितना इलेक्ट्रिक लाइन सब गुजरेंगे। देखो ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये ऐसे सीधा नहीं रखा हुआ है, ये टेढ़ा रखा हुआ है हमारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये टेढ़ा रखा होता है कुल मिलाकर के। बात समझना इस चीज को, कि हमने एक छोटा सा प्लेट रख दिया है जो कि जिसका एरिया कुछ ना कुछ होगा, ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर ये जो प्लेट है ये इस तरीके से रखा हुआ है कि सपोज दैट कि आपने क्या कॉपी ले रखा है, कॉपी को क्या कर दिया कि कॉपी के सीधे सीधे एकदम इस तरीके से, कैसे समझाऊं मैं आपको, ऐसे समझाओ कि जो प्लेट है इस तरीके से खड़ा रखा हुआ है, ये सुला हुआ नहीं है। ये बात समझना कि इस तरीके से खड़ा रखा हुआ है, ये नहीं कि ऐसा सुला हुआ है। ठीक, तो है क्या भैया ये आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप इस तरीके से कोई प्लेट रख दिया, तो इस प्लेट से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, देखो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। मतलब किसी भी इमेजनरी एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, वही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन इमेजनरी एरिया। ये जो एरिया लेते हैं ये इमेजनरी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इमेजनरी होता है ना, देख कहाँ पाते हो, ठीक ना। तो गिवन इमेजनरी एरिया वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, यानी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर अब इसे फाई से डिनोट करते हैं, पहली बात तो ये समझ लो। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर गुजरना चाहिए। ये बात एकदम पॉइंट आउट करोगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कहने का मतलब है कि ये 90 डिग्री पर गुजरना चाहिए। ये बात आप समझोगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम सीधे सीधा सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर गुजरना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा सरफेस रखा हुआ है इस तरीके से और सरफेस से ऐसे ही से पार कर जा रहा है, ऐसे नहीं। ये देखो सरफेस के ऊपर ऊपर चढ़ करके पार हो जा रहा है, मतलब चीरते हुए पार होना चाहिए, ये समझिए कि ये एकदम चीरते हुए पार होना चाहिए इस तरीके से। फिगर ये फील आप कर लोगे कि आखिर में मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एकदम चीरते हुए देखो पार करना चाहिए इस तरीके से, देखो इस तरीके से एकदम। अब ये फील हो रहा होगा कि क्या, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पार हो रही हैं, तो भैया 3। अब मालूम बाहर से कोई भी पार हो रही है, तो बाहर वाला कोई मतलब नहीं रखता है, बाहर वाला जाए अपना कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस बात को समझो, अभी फॉर्मूले भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये क्या याद रखोगे, ये चीरते हुए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पर एकदम पास आउट होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स माना जाएगा, नहीं तो बेईमानी नहीं करना यहाँ पर, ये बात समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो अब कि यहाँ पर ये बात समझ गए। अब यहाँ पर देखो, अब बात आती है कि फॉर्मूले की, बात याद रखना, परपेंडिकुलर पास करना चाहिए। तो इस फिगर को मैं और थोड़ा सा फील के साथ बना देता हूँ, चूंकि आप इसका अच्छा एक एग्जांपल भी समझ सकते हो ना, कि मान लो आपके घर की खिड़की है, आपके घर की खिड़की है, मान लो ये इतना बड़ा खिड़की आपने बना रखा है। तो ये जो खिड़की है ये एक इमेजनरी एरिया है, जिसमें मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो जिस हम इमेजनरी एरिया के बारे में बात करते हैं, तो इस खिड़की से जितने
सनलाइट पास करेंगे, जितने सनलाइट पास करें, सन रेज आप बोल सकते हो, सन रेज जितने पास करेंगे वही क्या कहलाएगा आपका, वही फ्लक्स कहलाएगा। अगर इससे मान लो 3000 सन रेज पास कर रहे हैं तो आपकी फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। तो ये बात समझो। तो खिड़की जहाँ, अगर खिड़की पास बैठे होगे तो खिड़की को देख लेना, थोड़ा सा निहार लेना खिड़की को भी कि आखिर में खिड़की से हो क्या रहा है। तो वहां से क्या हो रहा है कि सनलाइट पास हो रही है, और वही सनलाइट को हम क्या बोलेंगे कि हमारा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कुल मिलाकर के बात ये समझिएगा। अब यहाँ पर आप बात देखोगे कि यहाँ पर मान लो हम कुछ फिगर ड्रा करते हैं आपके लिए, कि यहाँ पर शानदार से फिगर ड्रा करते हैं कि मान लो एक फिगर ये है। देखो कंडीशंस इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको किस किस तरीके की कंडीशंस हो सकते हैं। देखो मान लो एक फिगर है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इस तरीके से समझना आप। यहाँ से एक और पास करवा लो, मन नहीं कर रहा है, अपना घर का खेती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कि और इस सरफेस का जो इमेजनरी जो एरिया है वो हमारा क्या है, उसकी एरिया ये है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, क्योंकि देखो इस इमेजनरी एरिया से केवल 3 ही तो पास कर रही है ना, तो इसके 3 हो जाएंगे। सपोज दैट बच्चा लोग, सपोज दैट कि मान लो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको अभी इतने ही दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 3 4 5 5 ही दिख रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दें हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड करने में, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कि बहुत पास पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें, और बाकी आपका जो सर्फेस का एरिया है वही वही रहे। तो यहाँ पर बच्चा लोग अगर ये कर दे बात कि ये वाली जो है कि यहाँ पर ये सरफेस वही वाला है, लेकिन हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वहां पर हम बढ़ा दें, यानी इस तरीके से देख रहे हो किस तरीके से, ये इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दिया जाएगा इस तरीके से, तो यह जाहिर सी बात है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतने ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझो कि उसकी अगर वैल्यू बढ़ा दी जाए, यानी ई के वैल्यू हमने बढ़ा दी जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा कर दिया, कितना कर दिया, 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो इस एरिया से कितने गुजर रहे हैं वही तो देखना पड़ता है ना हम भी। चलो काउंट करो यार। तो यहाँ पर क्या 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर फ्लक्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 3 6, यानी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सीख क्या रहे हो कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके ई पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आप यहाँ पर इंक्रीज कर देते हो, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि फाई की देखो वैल्यू इंक्रीज हो गई भाई साहब, तो यहाँ पर ये फाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड केस में आप ये देखोगे कि थर्ड केस में क्या देख सकते हो कि यहाँ पर देखोगे कि इस तरीके से मान लो आप इस तरीके से एक और हमने एक एरिया बना देना है। तो एक और हमने एरिया बना दिया हमने इस तरीके से। तो अब ये देखो एरिया हमने बड़ा बनाया हुआ है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो पहले ऊपर से निकल जा रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी इस एरिया में से गुजर जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दो जो बाहर बाहर से पास हो रहे थे वो इससे गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो एरिया ले लिया है वो क्या ले लिया है, थोड़ा बड़ा ले लिया है। तो 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6, 1 7, 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो इस तरीके से निकल जाएंगे सारी की सारी, इस तरीके से। बात को समझिएगा। यहाँ मैं बात क्या किस चीज़ की करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगी। तो 8 हो गए, मतलब पहले में 6 था, 2 बाहर चला जा रहा था। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एरिया को इंक्रीज कर दिया। तो एरिया को अगर इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फ्लक्स जो बाहर से गुजर रहे थे, तो वो सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर से गुजर जा रहे थे वो अब हमारे एरिया से गुजरेंगे, वो भी परपेंडिकुलर गुजर जाएंगे, क्योंकि हमने प्लेट को इसी तरीके से रखा ही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि जो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। ये बात आप समझो कि यहाँ पर जो फ्लक्स है ये एरिया पर। अब देखो यहाँ पर जो नंबर्स है ना, वो देखो नंबर्स है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी आप लोगे। क्यों? क्योंकि भैया देखो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू नंबर में आ रही है यार, 3 आ रही है, 6 आ रही है, ये आ रही है। तो कुल मिलाकर के फाई की जो आपका फॉर्मूला आता है वो कितना आता है कि ई डॉट ए, बस। यानी क्योंकि फाई दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो फाई ई पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। दोनों चीजें अधिक होंगी तो हमारा फाई का वैल्यू अधिक आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू में ई डॉट ए आ जाएगा आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले को जस्ट फील करो। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर गुजरना चाहिए टू दी फ्रॉम दी सरफेस। सरफेस से जो भी इमेजनरी सरफेस आप सपोज कर रहे हो, ये देखो सरफेस है, इमेजनरी सरफेस हमने मान करके रखा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात समझो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगला जो चीज है कि अब यहाँ पर हम
ये कंक्लूजन निकला था, ये कंक्लूजन निकल गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अब किस चीज़ की हम बात करेंगे, तो अब देखो एक फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक और फॉर्मूले, एक और अजूबे की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि अजूबा बहुत ही शानदार है, अच्छा है। कैसा अजूबा भैया? तो देखो यहाँ पर आपने पढ़ रखा, अभी तुरंत हमने बताया, भूल जाओगे बहुत मार खाओगे, कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने देख रखा। तो यहाँ पर अब देखो, अब सपोज दैट हम तो बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, लेकिन सपोज दैट हमने एक एरिया मान रखा। देखो यहाँ पर बच्चा एरिया मान रखा, नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स मिल जाएगा आपको, या ठीक। अब मान लो यहाँ पर एरिया मान रखा। अब ये एरिया है तो हमने बोला कि अरे एरिया है, तो एक चीज और याद आ रहा है कि अरे एरिया वेक्टर भी होगा। तो एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चा? एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होता है, वो होगा। कोई भी गुस्सा आ जाए, रूठ जाए, तब भी तुम परपेंडिकुलर ही ड्रा करना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो कि ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर सपोज दैट कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बोलते थे कि अगर फ्लक्स निकालना है भाई साहब, तो फ्लक्स में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके परपेंडिकुलर पास करना चाहिए सरफेस से, जो इमेजनरी सरफेस होता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये चलो मैंने इस तरीके से पास आउट करा दी, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पास आउट करा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, सपोज दैट ये थीटा है। अब देखो कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है, कोई भी इस तरीके से बीच से लाइन जब बीच में जाता है, बंडिंग कर देता है हमारा खेल का, तो यहाँ पर आप दो कंपोनेंट होते हो। कौन कौन कंपोनेंट भैया? तो देखो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी सॉरी एक वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ते हो, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट तोड़ते हो। जो थीटा पकड़ता है उसको कहते हो कि ये क्या है? कॉस थीटा है। तो किसका कंपोनेंट तोड़ते हैं? जो बीच वाला बंडिंग करके जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा हो जाएगा। ये बात समझो आप, बात समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर अब जो थीटा, यानी जो यहाँ पर जो फॉर्मूला देखोगे आप, अब देखो हमने बता रखा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से पास करना चाहिए? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो देखो यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से पास कर रहा है। तो जो फ्लक्स की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करते समय कौन सा कंपोनेंट लेंगे? क्या ये वाला कंपोनेंट लेंगे? ये देखो भैया नीचे वाला देखो कंपोनेंट क्या हो रहा है कि ये आपके इस चीज को, यानी जो इमेजिनरी जो सरफेस है उसको चीर के नहीं जा रहा है, वो इसी पर इस तरीके से फ्लैट होकर के चले जा रहा है, इस तरीके से चला जा रहा है। तो ये हमने क्या बोला है? डेफिनेशन है फ्लक्स भैया परपेंडिकुलर, मतलब फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास करना चाहिए। परपेंडिकुलर कौन होगा? यही तो होगा ना। तो आप कौन लोगे? ई कॉस थीटा लोगे, ना कि ई साइन थीटा लोगे, क्योंकि ई साइन थीटा भैया ऐसे ही से चला जा रहा है, परपेंडिकुलर थोड़ा ना जा रहा है। तो इसीलिए आप क्या करोगे? ई कॉस थीटा लोगे। इतना बात समझो आप, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि हम कौन सा कंपोनेंट ले, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट ले लोगे आप? तो ये वाला कंपोनेंट ले लोगे कि कौन सा? तो ई हो जाना है, अब यहाँ से कॉस थीटा हो जाना है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए हो जाना है। तो यहाँ पर ये वाला देखो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये बात आप समझो कि ये बात आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला हमने कॉस थीटा क्यों लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर वाला ही कंपोनेंट लोगे आप। यहाँ पर बात समझना। नहीं तो आप देखो ये भी समझ सकते हो कि देखो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या है कि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस ले सकते हो, अगर क्रॉस रहता तो आप क्या लेते? साइन ले लेते। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात समझो आप, दिमाग लगा करके थोड़ा सा एकदम दिल दिमाग झोंक दो इसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बात समझना कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल किन 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 के बीच बनता है? तो भैया एंगल हमेशा जो थीटा, ये आप देख रहे हो ना, ये थीटा, थीटा के बारे में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो थीटा के बारे में देखना कि जो थीटा एंगल बन रहा है वो हमेशा किसके किसके बीच बनेगा भैया? तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और हमेशा एरिया वेक्टर के बीच में ही बनता है। ये याद रखना है भैया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो ये आपको बस समझना है चीजों को। इतना बात समझ में आ गया? ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? परपेंडिकुलर क्यों लिया? क्योंकि परपेंडिकुलर पास करना चाहिए, तभी आपका फ्लक्स का वैल्यू आएगा, नहीं तो बेईमानी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। अब यहाँ पर समझना कि देखो, जैसे कि अगर एक चार्ज है मान लो, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से चारों तरफ निकल रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में ही क्यों? है कि नहीं? हमने देख रखा है चार। तो यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना चारों तरफ से निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन हमेशा आप एरिया वेक्टर की ओर ही लोगे। देखो आप सोच रहे हो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो क्योंकि हमारा नाम जलज गुप्ता है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका सुविधाजनक होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो भैया, तो जाहिर सी बात है एंगल जीरो आएगा। एंगल जीरो आएगा तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान से थोड़ा समझना आप भैया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डेरिवेशंस के लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लोगे उसी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ले लेना। कुल मिलाकर काम खत्म, बात बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये
अब यहाँ पर क्या मिटा दे, इतना आप देख लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा निहार लो कि किस तरीके से आया। अगर नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो। अब अगर इतना समझ में आ ही गया आपको, तो इतना समझ में जब आ गया तो हम इसके क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन क्वांटिटी होता है भैया? तो दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी। ये भैया एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस तरीके से राइटिंग बैठा करके आप लिख दोगे कि अरे ये चल क्यों नहीं रहा है बाबा, चलेगा क्यों नहीं चलेगा। स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये बात समझो कि दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके यूनिट की बात करते हैं। तो फाइव इक्वल टू में आपने ये देखा कि यहाँ पर ई डॉट ए देखा। तो ई डॉट ए अब यहाँ पर आपने पहले देख चुका है, पहले आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। एफ बाई क्यू नॉट, मान लो कोई दिक्कत नहीं है यार। अब यहाँ पर एफ बाई क्यू, ये यूनिट निकाल रहे हैं भाई साहब, ये बात याद रखना कि यूनिट निकाल रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला भी बता रखा है हमने। अब यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखो बच्चा, आप जानते हो कि एफ को मेजर करने के लिए आप न्यूटन का यूज करते हो। अब यहाँ पर बाई में क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाना है, क्योंकि चार्ज को कूलाम में, ये ऐसा यूनिट है, ये समझना ऐसा यूनिट, ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एरिया को तो मीटर, ऐसा यूनिट है तो मीटर में मेजर करोगे आप। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन, ये मीटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, बस यही इसका यूनिट हो जाना है इस तरीके से। अब इसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा डायमेंशंस की, डायमेंशन कैसे निकलेंगे। तो हमने डायमेंशन आपको बता रखा है। यहाँ पर डायमेंशन कैसे निकलेंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। आप जानते हो कि एफ इज इक्वल टू में क्यू हो जाता है, ए हो जाता है, ये अभी हमने बता रखा। एफ का डायमेंशन क्या होगा, तो एम एल टी इनवर्स 2 हो जाता है। और यहाँ पर एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया एरिया है, मतलब डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी बोलते हो आप, ठीक ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू में आप जानते हो कि आई टी होता है, फर्स्ट चैप्टर में हम देख रखा है कि इसकी जो वीमा हो जाएगी, मतलब सॉरी जो डायमेंशन हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत है, तो एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल एल और एल स्क्वायर है तो क्यूब हो जाना है। अब यहाँ पर देखो टी, यहाँ पर कितना है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ये टी इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा, जो नीचे है उसके ऊपर 1 है, जाहिर सी बात है कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये हो जाना है इसकी डायमेंशन। ये देखो वीमा हमने लिख दिया है। वीमा का मतलब होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं डायमेंशन में, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले ना हो, आप लोग अंग्रेज हो, चलो ठीक, हम लोग को अंग्रेज बनना है। अब देखो यहाँ पर, तो ये कुल मिलाकर के डायमेंशन आपका निकल गया। डायमेंशन को हिंदी में बीमा बोलते हैं, LIC जीवन बीमा, ठीक ना। अब यहाँ पर आप देखो, आपने सारा का सारा चीज समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े से हम जुगाड़ से अपना लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई, अरे क्वेश्चन मतलब दिखा दीजिए। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करनी है, कि मान लो आपके पास एक सरफेस है, इस तरीके से एक एरिया मान लिया। अब ये देखो एक, ये इस तरीके से मान लो यार कि थोड़ा सा ये इस तरीके से, इस तरीके से सोना सा सोना सा सोना सा, ये देखो आपके पास एक स्क्वायर है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब इससे मैं बोलूँ कि आप फ्लक्स की वैल्यू बताओ, तो फ्लक्स की वैल्यू आपको बताना है कुल मिलाकर के। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ना भैया, कि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो फ्लक्स की वैल्यू तो 3 दिख रही है, लेकिन आपको फार्मूला का यूज करके बताना है कुल मिलाकर के, ये समझो। क्योंकि फार्मूला जब हमने बता दिया है तो कुछ मतलब कि इसका देखने के लिए थोड़ा ना आपको बताया है, ई डॉट है, ये बात समझो। ई डॉट ए होता है या फिर ई ए कॉस थीटा, ये भी बता रखा है। सब चीजें मैं बताते चल रहा हूँ तो ये याद रखो। देखो अब यहाँ पर इस सरफेस के थ्रू आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखो कुछ नहीं है भैया, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है वो तो क्या परपेंडिकुलर जा रही है, बात सही है, परपेंडिकुलर जा रही है। यहाँ पर अगर आप एरिया वेक्टर में बनाओ, यहाँ पर एरिया वेक्टर में बना दो, कि यहाँ पर एरिया अगर वेक्टर में बना दो तो एरिया वेक्टर भी क्या होंगे, इस एरिया के परपेंडिकुलर होंगे इस तरीके से, यानी एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों दे सेम है। तो यहाँ पर जो एंगल जो दोनों के बीच में बनेगा वो एंगल बनेगा 0। ये बात समझना, क्यों आखिर में, क्यों क्यों ऐसा क्यों। देखो एंगल हमेशा दो आपके लाइंस के बीच में बनती हैं। तो यहाँ पर ये अगर इस तरीके से रहे, अगर मान लो एक लाइन से और दूसरा लाइंस भी इसके ऊपर चढ़ा हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पर एंगल हमेशा 0 बनेगा। क्यों,
अरे यार अगर ये लाइन उठेगा तब तो वो यहाँ पर एंगल आप बना पाओगे ना। सपोज दैट अब यहाँ पर देखो ये लाइन ऐसे ही था और जो रेड वाला लाइन था, अब ये लाइन थोड़ा सा उड़ गया, तब यहाँ पर ये एंगल 30 बनाएगा। लेकिन दोनों तो एक ही पे रहेंगे या फिर दोनों इस तरीके से पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो जब तक ये तो दोनों टच नहीं करेंगे तब तो एंगल ही नहीं बनना है, जीरो एंगल आना है कुल मिला करके। ये छोटा मोटा बात बताना पड़ रहा है यार, लेकिन चलो क्यों नहीं बताएं, तुम लोग भाई हो यार, भाई हो बहन हो। देखिए आप लोग यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप समझोगे थीटा इज इक्वल टू में जीरो आ गया, क्योंकि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर पास हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो रही हैं, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा जीरो होगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू में ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना ही है। क्या एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो ई ए स्क्वायर होता है। यहाँ पर कॉस जीरो लिख दो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 हो जाती है। तो इसकी जो फ्लक्स की वैल्यू है ई ए स्क्वायर हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा बात। देखो बेसिक बेसिक चीजें क्लियर करते चल रहा हूँ, भले थोड़ा सा लेट लगे लेकिन आपको समझना है। अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गया होगा, ये आपको पूरा का पूरा सवाल। अब यहाँ पर एक और सवाल देख लो, कि एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग भैया, कि यहाँ पर मान लो कि इस तरीके से आप इस तरीके से रखा हुआ है हमारा, और इस तरीके से आपका क्या जा रहा है, इस तरीके से। अब ये देखो मतलब कि जैसे कॉपी आप अभी मान लो अपने अपने पास रखे होगे, तो कॉपी क्या होगा कि इसी तरीके से सोया हुआ होगा, इस तरीके से आपने कॉपी को रखा होगा, तो कॉपी को हमने इसी तरीके से रख रखा है। अब यहाँ पर ये भी स्क्वायर ही है, ए। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये इस तरीके से, अब एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? एरिया वेक्टर देखो कॉपी सुला हुआ है तो ऐसे बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा, उसी से वो पार नहीं कर रहा है। एरिया वेक्टर 90 डिग्री थोड़ा ना होगा, 90 डिग्री देखो ऐसे होगा एकदम ऐसे, कि 90 डिग्री जब बनाओगे आप तो इस तरीके से 90 डिग्री जाना है, कि यहाँ पर 90 डिग्री बनना है, ये इस तरीके से। तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसे देखो अगर हम सीधे सीधे बोले कि फाई की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। देखो इलेक्ट्रिक फ्लैंस चीर करके नहीं पार हो रही हैं, उसी पर से ऐसे चढ़ करके पार हो जा रही हैं। बात को समझिएगा, तो यहाँ से चीर करके पार होना चाहिए, तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो आ रही है। अब फार्मूले से देख लेते हैं, देखो यहाँ पर कि ई फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाना है। अब यहाँ पर ई एरिया ए स्क्वायर, यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू आप लोग जानते हो कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। तो ई ए स्क्वायर इंटू में जीरो, तो यहाँ पर कुल मिलाकर जीरो। तो ये बात समझ में आ गया होगा क्या करें, मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी समझ में आ गया वो क्वेश्चन, बस यही करना है आपको, और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। तो ये बात आप समझते चलो। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं हम लोग, मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो यहाँ पर देख लो, कि यहाँ पर देख लो क्वेश्चन जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है तीसरा वाला, कि आपके पास मान लो एक सर्कल है, इस तरीके से हमने एक सर्कल बना रखा है। अब मान लो सपोज दैट कि यहाँ पर आपने सेंटर से मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, इस तरीके से पास हो रही है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखोगे बच्चा कि यहाँ पर इसकी जो रेडियस है, सर्कल है तो रेडियस तो हो गई आर है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इससे कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकल रही हैं, तो ये निकालना है आपको। तो ये बात समझो। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एंगल, सॉरी एंगल थीटा नहीं है बच्चा, एंगल दे रखा है हमारा 30 डिग्री। अभी तो क्वेश्चन गलत हो जाता। वाह, गलत क्वेश्चन दे के हम लोग को सॉल्व करवाते हो, शर्म नहीं आती? नहीं, चलो देखो। अब यहाँ पर आप समझना कि यहाँ पर जो एंगल है 30 है, तो फ्लक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहे, तो फ्लक्स की वैल्यू निकालो आप। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे कि भैया दाएं दिखा ऐसे करेंगे कि ई ए कॉस 30 रख देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे ई ए पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस 30 का वैल्यू अंडर रूट 3/2, हाँ अंडर रूट 3/2 ये रख देंगे, निकल गया। ये गलत हो जाएगा सरासर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। बात को समझिएगा क्यों गलत होगा। अरे भैया हमने बता रहा है कि जो एंगल जो लेते हैं हम, यानी जो एंगल लेते हैं फ्लक्स में, वो किसके किसके बीच होता है भैया? तो ये फ्लक्स की जो एंगल होती है, हमने बता रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर के बीच की एंगल होती है फ्लक्स में, जो थीटा आप लेते हो। यहाँ देखा, यहाँ देखिए आपकी, यहाँ पर ये रेडियस के साथ ये एंगल बना रहा है भाई साहब। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर आगे ड्रा कर लो भाई साहब, कि एरिया वेक्टर तो ढंग से ड्रा कर लो ना। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? क्यों क्यों वाई 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 वाई। तो यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर वही होगा यार, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरीके से परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा कर लिया एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ड्रा कर दिया। देखो ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 90, ये 90 हो जाएगा। तो ये वाला अगर हम निकालें, ये वाला देखो ये 30 है, ये 90 है, ये पूरा का पूरा 90 है, तो पूरे में से 30 घटाएंगे तो ये क्या हो जाना है 60। अब सवाल लगा, अब ये जो होगा कि अब यहाँ पर आपके पास जो एंगल है वो पता चल गया कि एंगल अब किसके किसके बीच में बनना है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया के वेक्टर के बीच में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, या यहाँ पर ई, अब ये पाई आर स्क्वायर रख दो, एरिया है, सर्कल है हमारे पास, और कॉस फाइव, सॉरी थीटा, थीटा कितना होगा 60 अब रखोगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये ऐसे वहाँ पर कॉस कॉस 30 की वैल्यू यार 1/2 होती है, याद रखना। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं कॉस 30 की वैल्यू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ वो इतना तो बात है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, वहाँ पर सही लिखा था हमने कि कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको √3/2, ये सही लिखा था। तो यहाँ पर देखो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। गुरु जी आप तो भूल गए, नहीं सही है ये सही है कि यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर बाई में 2, ये तो आपका क्या आ जाएगा फ्लक्स की वैल्यू आ गई, यानी फाई ई की वैल्यू आपकी निकल गई। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि थीटा को देखना है, सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते चलना है कि एंगल किसका किसके बीच बनना है, क्या क्या बनना है, कैसे कैसे बनना है, तो ये सबको देखते चलना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बात गारंटी। चलिए आप यहाँ पर अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अब अगला चीज देख लेते हैं कि एक और क्वेश्चन है, ये देखो ये मजेदार क्वेश्चन है कि ये फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को लगवा रहा हूँ। अब ये देखो 3D आपके पास है, 3D वाला तो लगाया ही नहीं था हम लोगों ने क्वेश्चन, ये क्यूब हमने बना रखा है। अब ये देखो, अब क्यूब जो चुकी है इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमने क्यूब बना रखा है, इस तरीके से, इस तरीके से क्यूब बना रखा है। अब यहाँ पर देखो क्यूब है, तो अब यहाँ पर क्यूब से बोल रहा है कि क्यूब से मतलब कि सारे मतलब जितने भी यहाँ पर आपको सरफेस दे रहे हैं, सारे सरफेस से आपको क्या करना है कि फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा, ये बात समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आप क्यूब को इस तरीके से मान लो, ऐसे मत मानो, इस तरीके से मान लो, चाहे कोई भी कैसे ही मान लो कोई कोई डायरेक्शन मान लो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लो, ये थोड़ा और मज़ेदार हो जाएगा, थोड़ा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपके दिमाग में, क्योंकि जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा हमको सॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और फिर आप भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे तो आप भी इंजॉय करोगे। वाह वाह वाह, क्या तरीका है ये हम लोगों के साथ खेलने का। चलो ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप समझो, आप यहाँ पर ये फिर से मैंने यही बना दिया, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ कि यहाँ पर एक ग्राफ आगे खींच लो आप इस तरीके से, ये समझो आप, ये ग्राफ आगे खींच लो आप इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये कितना होगा जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये, अब इस पे आप मैं बनाओ कि इस पे आप क्या करो, इस पे एक आप क्यूब ड्रॉ करो इस तरीके से, इस तरीके से बच्चा लोग एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से, तब तो मजा आएगा ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से हमने क्यूब ड्रा कर लिया, देखो क्यूब किस तरीके से सोना सा एकदम सुंदर सा ड्रा हो गया। तो यहाँ पर अब क्यूब ड्रा हो गया। अब इस क्यूब के कारण आपको फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो लगाओ थोड़ा सा जोर तो लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बता देते हैं कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गुजार रहा हूँ मैं, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। बात को समझिएगा बच्चा लोग, मजाक नहीं है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा के समझो आप लोग, क्योंकि आप लोग तेज हो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें कि यहाँ पर दिमाग लगाओ कि आखिर में कैसे होगा, क्योंकि अब देखो इसमें एक सरफेस नहीं है, एक क्यूब में लूडो का गोटी देखे हो, लूडो का गोटी में कितने होते हैं 6, तो इसमें 6 सरफेसेस हैं, तो 6 सरफेसेस है तो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो आपको निकालना है। कुल मिलाकर के बात ये समझिए कि 6 सरफेसेस है, आगे तो सिंगल सिंगल का निकालो, और जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसको आराम से ऐड कर सकते हो यानी आप क्या कर सकते हो कि 6 सरफेसेस होते हैं, मान लेते हैं कि 6, मान क्या लेते हैं, लूडो में आपने खेल रखा है, तो इस पर कितने होते हैं 6 सरफेसेस होते हैं, तो कुछ करना नहीं, 6 सरफेस से आप फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। फ्लक्स होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जैसे आप पैसा काउंट करते हो, जैसे पैसा को ऐड एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो, वैसे इसको भी ऐड कर दो कि 5 1 यानी फर्स्ट सरफेस से, दूसरे सरफेस से, तीसरे सरफेस से, और ये क्या हो जाएगा चौथे सरफेस से, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पांचवें सरफेस से, और ये छठवें सरफेस से, सबको ऐड कर देना है। लेकिन अब बात यार यहाँ पर आकर के अटक जाता है भैया कि आखिर में फ्लक्स कैसे निकलेगा, ये तो बता दो हम लोग को। निकल जाएगा बच्चे, चिंता ना करो। तो देखो आखिर में अगर हमें टोटल इस क्यूब के कारण कितने फ्लक्स की वैल्यू आएगी उसको निकालना है, तो देखो 1 बाय 1 करके सरफेस से निकालेंगे। आप जानते हो क्या, आप एक जो क्यूब होता है, यानी लूडो गोटी में भी देखते होगे कि 6 सरफेसेस होते हैं, तो 6 सरफेस ले लो। अब यहाँ पर करोगे क्या, यहाँ पर
वन बाय वन करके एक एक सरफेस से निकालते चलते हैं हम लोग। तो एक एक सरफेस से निकाल लेते हैं। देखो आगे इस सरफेस को ले लेते हैं, यानी इस। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपका एंगल जो बनता है वो किधर बनेगा, वो किसके किसके बीच बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के और किसके बीच बनता है, बताओ भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड और ई के बीच, मतलब ई के साथ और आपका एरिया वेक्टर के साथ आपका एंगल बनेगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा फील करो कि देखो आप इस वाले जब सरफेस को हम ले रहे हैं, इस सरफेस के कारण अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर तो होगा ही, ये तो एकदम कंफर्म है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ मैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो इधर ऐसे ऐसे करके नहीं दिखाया था, क्योंकि ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे तो देखो फिगर में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर नहीं पहचान पाओगे आप करने में। तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये एरिया वेक्टर नहीं है अंदर की ओर, ये याद रखने हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 180, क्योंकि ये देखो दो लाइन्स हैं, 180 बनाएंगे एंगल आराम से। तो यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर हम निकालें कि फ्लक्स, अगर फ्लक्स निकालें कि फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना, यानी फर्स्ट सरफेस से आपका क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, φ1 हो जाएगा। अब φ1 की वैल्यू आप जानते हो कि क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, यही तो होगा ना। तो ई ए क्या हो जाएगा, ये एरिया हम निकाल रहे हैं, यानी ये केवल सरफेस ले रहे हैं भैया, तो ये केवल इस सरफेस के कारण हम निकाल रहे हैं। ये मत करने लगना कि यहाँ पर एरिया नहीं, क्यों वॉल्यूम का फॉर्मूला रख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 180, तो ये 180 हो जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई ए स्क्वायर, और यहाँ पर 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए स्क्वायर, और ये माइनस बाहर लगा देना है आपको, ये आराम से माइनस बाहर लगा दो कि ये माइनस हो गया, और ये कितना हो गया, ई ए स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। उसी तरीके से φ2 का भी निकाल लेते हैं। φ2 का देखो, अब यहाँ फ्लक्स फर्स्ट सरफेस के कारण, अब फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड सरफेस, तो ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ हो जाएगा। ये थर्ड मान लो, चाहे किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये थर्ड मान लो, ये फोर्थ मान लो, और यहाँ पर ये 3 दिखा है। अब देखो और भी 2 होंगे, 2 इधर किधर और भी होंगे, कौन कौन से सरफेस है। अब देखो ये सामने वाला, अब देखो ये सामने वाला सरफेस है, इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। और ये वाला देखो साइड वाला सरफेस है, 4 वाला साइड वाला सरफेस है। और ये वाला कौन वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस है। तो आगे अभी नीचे और उधर वाला सरफेस बाकी है, कुल मिलाकर के समझना कि जो उधर वाला, जो ये वाला सरफेस है, ये 2 ऊपर वाला सरफेस है, ये ध्यान रखना आप कि दूसरा क्या है कि ऊपर वाला सरफेस है। और इधर वाला जब देखोगे तो वो उधर वाला सरफेस है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। कुल मिलाकर के आप समझना थोड़े से चीज़ों को। तो अब देखो दूसरे कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर जा रहे हैं, इधर, और ये ऊपर वाले कारण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर कैसे ड्रा करोगे, एरिया वेक्टर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर जा रही हैं, इधर जा रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन तो हमने बता रखा है ना, ये देखो इधर ये डायरेक्शन में। और यहाँ पर एरिया वेक्टर 90, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स का जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 हो जाएगा आराम से। तो कॉस 90 हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कुल मिलाकर 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब फ्लक्स ड्यू टू 3, 3 के कारण आप निकाल लो कि फ्लक्स ड्यू टू 3 कितना हो जाएगा। तो फ्लक्स ड्यू टू 3, 3 कहाँ है, यहाँ पर देखो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जा रही हैं, और ये नीचे नीचे वाले कारण नहीं, सामने वाले कारण। आप ऐसे नीचे वाले कारण मान लो, सामने नीचे वाले कारण मानो कि ये वाला नीचे वाले कारण हम निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रा करोगे, ये नीचे सामने वाला सरफेस नहीं ले रहे हैं, ये वाला सरफेस नहीं ले रहे सामने का। ये ध्यान देना बच्चा लोग, थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो 0 था ना। तो ये कितनी हो जाएगी, कुल मिलाकर 0 हो जाना है। तो ये फ्लक्स ड्यू टू 3 जो सरफेस है, इस सरफेस के कारण कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर भी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर फोर्थ के कारण निकाले, यानी 5 4 निकाले, तो 5 4 किधर है, इधर इस डायरेक्शन में देखो है। अब इस डायरेक्शन में इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, तो थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। और देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका पूरा का पूरा वही निकल जाना है कि यहाँ पर क्या निकल जाना है, एरिया ए। यहाँ पर भी एरिया ओरिया रख के निकाल सकते थे यार, लेकिन देखो यहाँ पर 0 ही हो जाना है कुल मिला करके। ये इसलिए 0 हो जाना है, तो क्यों एरिया रखें। लेकिन 4 वाले में देखो cos 0 आ गया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ई ए स्क्वायर हो जाना है कुल मिला करके। तो ये बात समझिए आप। अब यहाँ पर उसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स्थ का भी आप देखोगे जब निकाल करके, मतलब कि सामने वाला का निकाल के, तो ये भी 90 90 ही आना है। मतलब इस वाले को देखोगे तो देखो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो ये देखो 90 डिग्री ही बनना है कुल मिलाकर। ये समझो कि यहाँ पर ये वाला इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ये ऊपर वाले की नहीं बात कर रहा हूँ, इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ जो उस पार है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एरिया वेक्टर इस तरीके से ड्रा कर दो और यहाँ पर ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप निकालोगे कि 5 के कारण फ्लक्स निकाल लो, चाहे 5 6 के कारण निकाल लो, ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी 0 ही आ जाएगी। तो इस बात को आप समझो, इस बात को आप समझो। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे आप ना, चलो ऐड कर देते हैं। 5 1 की वैल्यू कितनी है, वो EA स्क्वायर है। 5 1 की वैल्यू कितनी है, वो EA स्क्वायर है, वो भी क्या में, माइनस में। और फिर 5 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 5 3 0। और फिर क्या हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, तो 5 4 EA स्क्वायर है, वो भी प्लस में। और यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0। तो यहाँ पर देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी फ्लक्स थ्रू हॉल ऑल आपका जो क्यूब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इतना बात को आप समझते चलो कि आखिर मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको। इतना समझते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इतना कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहो बच्चा। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम याद रखो इसको कि एरिया वेक्टर एकदम 90 डिग्री पर ही बनना है, ये एकदम ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये निश्चित हमें बता रखा था क्वेश्चन वाले नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप ये बात समझो कि ये जो इम्पोर्टेंट है एकदम बढ़िया से समझ गए। अगर इसको और निहारना है, देखना है तो देख लो कुल मिलाकर के दुल्हन की तरह, दूल्हे की तरह। ये कुल मिलाकर के इतना बात कंफर्म कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इतना बात कंफर्म कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ पर अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा गॉस लॉ। यानी अब गॉस लॉ को हम देखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस को भी हम करने की कोशिश करेंगे कुल मिला करके। तो चलते हैं और देख लेते हैं अपने गॉस लॉ जी को कि गॉस लॉ क्या बोलते हैं। तो गॉस लॉ अब देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है हम लोग का वो है गॉस लॉ। ये गॉस लॉ क्या होता है सर, ये तो पहली बात बता दो। बताता हूँ यार, बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर हम अब बात कर लेते हैं गॉस लॉ की, बात कर लेते हैं गॉस लॉ होता क्या है आखिर में। हम इसे देखो, इससे पहले आप ये समझो, थोड़ा याद करो कि हम मतलब एक्सियल पॉइंट पे हो या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकाल रहे थे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकाल रहे थे, वहां पर आपने देखा था कि हम बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन हो जा रहा था। और उसका यूज करके हम क्या मतलब कि कुल मिला करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला था इसका यूज करके हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर, इसका यूज करके इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे थे। किस किस पॉइंट पे, तो एक्सियल पॉइंट पे मतलब एक्सिस पे ही, और इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब कि डाइपोल से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस लेते हैं वही इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है, या फिर इसी पर पॉइंट मान लोगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल रहे थे, लेकिन ये देखो ना बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन हो जा रहा था। आप थोड़ा सा लग रहा था अरे साला ये कितना है, हालांकि ये बहुत इजी था, ऐसा बात नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप आप करते थे तो वो इजी लग रहा था, लेकिन हालांकि ये थोड़ा बड़ा भी हो जा रहा था डेरिवेशन। तो यहाँ पर आप करोगे क्या ना कि अब जो गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ में हमें करना क्या है ना कि गॉस लॉ एक ऐसे नियम को दिए हैं जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए और इसके कारण आप फ्लक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये भी बात याद रखना, बहुत ही इजी तरीके से कुल मिला करके। अब इसमें जो बताया गया है उसको समझते हैं। देखिए इसमें बताया क्या गया है कि यहाँ पर सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई एक सरफेस है, वो भी 3D सरफेस है, इस तरीके से मान सकते हो। और उसके अंदर क्या है, चार्ज अगर क्यू है, यानी क्यू एक चार्ज हमने रख दिया पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, अगर ये चार्ज क्यू है तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा होगा। हमने छोटा सा मान लो इस पूरे के पूरे गोले का हमारा एरिया ए है, तो इस छोटे सा एरिया क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। इतना बात कंफर्म। यहाँ पर अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकाल रहा होगा इस तरीके से, इस तरीके से। और देखो अगर एरिया है और ये क्या है, एक स्फेरिकल है, तो यहाँ पर एक एरिया वेक्टर ही बनेगा कि इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ये यानी डी ए हो जाएगा।
डीए वेक्टर बोलोगे। अब यहाँ पर बच्चा लोग अगर डीए है तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोला था कि इसी के डायरेक्शन में आप मान लो, इस तरीके से कुल मिलाकर के यहाँ पर इस तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। ये मान लो ये फ्यूचर प्लानिंग में कर रहा हूँ आपको, फ्यूचर प्लानिंग यानी ये फ्यूचर में फिगर आप पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, बस फील करो इस चीज को। अब देखो यहाँ पर गॉस ने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है और क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर कोई आपके पास चार्ज है तो इसमें से फ्लक्स जानते हो कितना निकलेगा? फ्लक्स आपका निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हमने बोला भैया? ये हमने बोला कि यहां पर अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर आपने चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज से फ्लक्स जानते हो कितना निकलेगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। ये बात समझना। इसको आप इस तरीके से ही बोल सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक क्लोज्ड सरफेस के कारण वो क्या होता है, इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भैया? तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा किसके? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसके? टाइम्स किसके गुना? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के विच इज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, जो सरफेस के अंदर है बच्चा पार्टी। ये बात आप समझो। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि फाई इक्वल टू में इसी को आप Q बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका जो डेफिनेशन है वो हमने आपको बता दिया कि डेफिनेशन कैसे लिखना है। लेकिन यहां पर आप ये वाला चीज एकदम ध्यान रखोगे, न्यूमेरिकल के लिए अमृत है कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर अंदर की बात की जा रही बच्चा वार्ड, ये जो Q है ना आम चार्ज नहीं है, इनसाइड वाला है। इनसाइड ये घर के अंदर रहता है, खूब पबजी खेलता है ये। तो यहाँ पर अगर चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर है तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेगा। ये बाहर सरफेस है तो जाहिर सी बात है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, तो यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा आपका। इतना बात आप समझो कि कोई किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो वो अपने अंदर से इतना ज्यादा फ्लक्स निकालता है। कितना? Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकालता है। अब इसके जो हमने बोला उसको आप लिख लो कि यहाँ पर क्या होता है, इसका डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हो। तो हम लिख ही देते हैं कि इट स्टेट्स, ये स्टेट्स करता है, बताता है दैट द नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चा पार्टी, जो फ्लक्स होगा इज इक्वल, वो बराबर होगा, क्या होगा? वो बराबर होगा टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके? तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज के। ये बात अब समझना, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ होना चाहिए? इनक्लोज होना चाहिए बच्चा लोग, इनक्लोज यानी बंद होना चाहिए विद इन दैट सरफेस। ये बात आप याद रखो कि विद इन दैट क्लोज्ड सरफेस। ये बात आप ध्यान रखो कि कौन सा सरफेस, इसी सरफेस की बात की जा रही है बच्चा लोग। तो ये बात समझना। ये थोड़ा सा राइटिंग, ये थोड़ा सा पेन जैसे कि थोड़ा नहीं चल रहा है, इसका रिफिल बदलना पड़ेगा। तो स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है किसके? इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसके? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स तो नेट चार्ज विद इन दैट क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस के अंदर होगा। इनक्लोज्ड सरफेस की बात की जा रही है कि चार्ज एकदम कंपलसरी है कि अंदर होना चाहिए, तो अंदर होना चाहिए। इतना बात आप समझ गए तो इतना में आपका झिंगलाला हो गया। तो चलो अब इसके थोड़ा सा प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन आपकी किताबों में दिया रहता है ये प्रूफ ही है, ठीक ना है। तो ये प्रूफ है, ठीक, प्रूफ ही मान के चलो। ऐसा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये इसका प्रूफ नहीं होता। ये देखो एक रूल है, यानी एक लॉ है, लॉ का प्रूफ नहीं होता है कोई भी, ठीक ना। इनके द्वारा नियम दे दिया गया है तो दे दिया गया है। इसमें कुछ कंडीशंस भी होंगे जो आपको याद रखनी पड़ेगी, बात समझना। ये कोई प्रूफ नहीं है, बस इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन है जो कि आपको समझना पड़ेगा बच्चे लोग, ये समझना। अब यहाँ पर समझ लो यार, क्योंकि किताब में मान लो एग्जाम में प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो ये इसी चीज को आप करोगे। देखो प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस थोड़े मोड़े आपको चीजें याद रखनी है बस। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो बच्चा पार्टी, हमने बोला था कि एक फिगर हमने आपको बता रखा था पहले ही। हमने उस फिगर को बताते समय बोला था कि ये आपको हम फ्यूचर बता रहे हैं। देखो अब यहाँ पर देखो बच्चा पार्टी है क्या कि मान लो हमारे पास एक चार्ज है ना, ये चार्ज है हमारे पास।
अब ये चार्ज है तो जाहिर सी बात है ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी चारों तरफ, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं। अगर इसकी पूरी की पूरी एरिया ए है तो इस छोटे सा एरिया का क्या हो जाएगा, उस पर डी ए लगा देंगे, ये डी ए हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से अगर क्षेत्रफल वेक्टर, सॉरी, अगर हम बात करें कि एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसी छोटा सा एरिया का तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। बात कंफर्म है। चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिखाएंगे। तो हम बोल रहे रखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप इसी तरीके से दिखा सकते हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है प्लस है ना यार, तो वो आउटवर्ड ही होगा, आउटवर्ड तो कंफर्म होगा ना। अब इसी के डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल देखोगे थीटा बन रहा है, थीटा जीरो हो रहा है। थीटा जो एंगल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इतना बात समझो, ये प्लस है, आउटवर्ड बनेगा, आउटवर्ड इसी के डायरेक्शन में हम ले रहे थे क्योंकि हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अभी तुरंत बताया था। अब इतना बात समझना, आप यहाँ पर देखो, अब इसके प्रूफ के लिए क्या करेंगे, क्या कि अब जो लिखने लेटेस्ट कंसिडर वाला है, लेटेस्ट कंसिडर चार्ज विच इज इनक्लोज्ड विद इन अ सरफेस वगैरह वगैरह, ये सब लिख लोगे आप, बात समझो। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने छोटा सा सरफेस मान रखा है, अब इस ऐसे चार्ज है तो चार्ज के कारण तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे चारों तरफ, ऐसे ऐसे इस तरीके से। लेकिन हमने क्या किया है कि इस छोटा सा हमने एक एरिया मान रखा है जो कि हमारा है यहाँ पर है। तो इस छोटे से एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, वही उसकी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू वही होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो छोटे से एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, यानी तो थोड़ा सा ही निकलेगा, तो डी फाई होगा। अरे भैया छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो डी फाई निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर डी ए है तो डी फाई। तो वो कितना निकलेगा, फॉर्मूला हमने बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाना है और ये क्या हो जाना है, डी ए। इतना आप जानते हो, इतना। इसको सपोज दैट ये समीकरण यानी इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको आसानी से, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसके आगे आप एक और फॉर्मूला जानते हो, आप जानते हो, क्या जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, आप अंतर्यामी हो। देखो यहाँ पर क्या जानते हो, यहाँ पर आप ये बात तो जानते हो कि E इक्वल टू में क्या हो जाता है बच्चा, कि E इक्वल टू में हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर हो जाता है बच्चा। ये आप जानते हो फॉर्मूला, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ पर बच्चा ये जानते हो यहाँ ई क्यों आया, ई यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ना भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, यह बात जानते हो। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लो, कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 में होगा क्या भाई साहब, कि इक्वेशन 1 देख रहे हो कितना है, डी फाई है, यानी फ्लक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाना है, तो यहाँ पर ई का वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, यहाँ पर 1 में ई का वैल्यू, ई की जगह पर इतना पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डी फाई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाना है, अब यहाँ पर ये देखो डी ए है तो भैया ये डी ए तो लिखेंगे ही ना, हम क्या कर रहे हैं, ये इस डी ए को तो लिखेंगे ही, तो डी ए लिख दो ये यहाँ पर इस तरीके से। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर बच्चा पार्टी देखो, बच्चा पार्टी देखो, ये हमने अभी क्या इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें कुल मिलाकर कितना लाना है, इतना लाना है, फाइव इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट। अरे बच्चा पार्टी देखो, ये जो फ्लक्स है ना, ये क्या है, ये जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, ये जो फाई केवल रहेगा तो पूरे के पूरे सरफेस के कारण होता है। लेकिन बच्चा हमने यहाँ पर एक जो स्फीयर ड्रा कर रखा है, ये स्फीयर होता है, 3D होता है, ये बात आप याद रखोगे, बात समझना, ये 3D होता है। अब यहाँ पर ये जो 3D है, इसके छोटे से सरफेस को लिया तो वहां पर फ्लक्स डिफाई आ रहा है। अगर पूरे सरफेस के कारण निकालना हो कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। नहीं पता तो ये समझ लो कि अगर आपको किसी भी छोटी चीज की वैल्यू दी हुई हो, अगर पूरे की वैल्यू पता करनी है तो क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बस 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 यही समझो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखोगे फॉर कंप्लीट एरिया, यानी पूरे एरिया के लिए, फॉर कंप्लीट एरिया यानी पूरे एरिया के लिए क्या करोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे। किसको इंटीग्रेट करोगे भाई साहब, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करोगे, कि यहाँ पर क्या हो जाना है भाई साहब, डी फाइव हो जाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे, इंटीग्रेशन एक तरफ तो करेंगे नहीं, हम दोनों तरफ करेंगे इस तरीके से, कि क्या हो जाना है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और क्यू बाई में आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट तो यहाँ पर डी ए हो जाएगा। ये बात समझना। अब यहाँ पर देखो बचा लो कि यहाँ पर डी फाई तो होगा ही, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, या फिर इसको अब इंटीग्रेट कर ही देते हो, कर ही दो चाहे छोड़ दो, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है, आप चार्ज की वैल्यू बदल नहीं सकते, आप डिस्टेंस को भी वही रखोगे जो हाँ इसमें दिया गया है, उसको मत बदलो। तो ये सारे की सारी चीज़ों को बाहर निकाल दो कि 1/4 पाई
क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो हमने क्यों बोला बदल नहीं सकता, अगर बदलोगे सिस्टम तो जाहिर सी बात है सिस्टम में अब फिर फ्लक्स की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। तो हम अभी सिस्टम को बदल नहीं रहे हैं, बाकी कंडीशंस और जो कंडीशंस हैं उसको बाकी में हम देख लेंगे, लेकिन अभी सिस्टम को आप बदलो मत, इस तरीके से आप कर दो। अब यहाँ पर देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर हो क्या जाएगा ना कि यहाँ पर डी फाई का अगर तो देखो इंटीग्रेशन जैसे ही करते हो तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, तो यहाँ पर फाई केवल बचेगा। यहाँ पर बच्चा पार्टी देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा क्यू बाई आर स्क्वायर ये एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ पर देखो जब अगर यहाँ पर हमने बोला कि डी हट जाता है इंटीग्रेशन करने पर, तो डी हटा दो ये केवल ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये फाई है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर क्यू बाई में कितना है आर स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखोगे बच्चा पार्टी कि यहाँ पर ए है, ए क्या है, ए इज द एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर है आपका। तो एरिया स्फीयर है तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे कि एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू रख दो, यानी पाई आर स्क्वायर रख दो। अब यहाँ देखो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाना है, कैंसिल आउट हो जाना है, और क्या क्या हो जाना है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाना है, क्योंकि भैया एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा, सॉरी एरिया ऑफ जो स्फीयर हो जाएगा वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है आर है तो आर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो फाई की वैल्यू अब क्या आ गई, फाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी, ये आ गया, ये आ गया आपका, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये बात समझो, ये बात समझो, क्या आ गया आपका इतना। अब यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि देखो जो फ्लक्स होती है ना, जो फ्लक्स की वैल्यू आती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, यानी ये जो रेडियस हमने आर ले रखा है अगर इसको 2r कर दो तब भी उस पर डिपेंड नहीं करेगी। सपोज दैट ये आप 2r ले लो, चलो सब हम क्या बोल रहे हैं कि साइज पे डिपेंड नहीं करती ना शेप पे फ्लक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर ये 2r ले लिया हमने, r लिया था। अब अगर 2r लोगे बच्चा पार्टी, ये मान लो डिस्टेंस हमने कितना ले लिया 2r, तो यहाँ पर जानते हो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 2r हो जाना है, मतलब सब जगह यहाँ पर 2r हो जाएगा, यहाँ पर भी 2r हो जाएगा, सब जगह 2r। और यहाँ पर जो आप ये रखोगे, क्या रखोगे, जो एरिया ऑफ स्फीयर रखोगे ये भी क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के ऊपर 2r हो जाएगा। देखो फिर से 2r कट कैंसिल हो जाएगा, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आना है उतना ही आपका। तो कुल मिलाकर देख रहे हो रेडियस जब कट ही जा रहा है भैया तो रेडियस का कोई मतलब ही नहीं है, यानी साइड जब मतलब सॉरी जो डिस्टेंस है वो कट ही जाना है, सब में हमेशा 3r लोगे 3r भी। तो जब r की जो वैल्यू है कटी जाएगी, r की वैल्यू कुछ रहेगी ही नहीं, तो क्या ये क्या साइज पर डिपेंड करेगा, कभी नहीं डिपेंड करेगा। तो क्यू बाई में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये याद रखना कि साइज जो फ्लक्स की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ साइज एंड शेप पर कभी डिपेंड नहीं करती है। हमने क्या बोला था बच्चा लोग, इतना आप समझ में आ गया कि नहीं, इतना समझ में आ गया तो इसको कॉपी कर लो इतना फटक से। ये बात समझना कि साइज पे डिपेंड नहीं करती है बच्चा लोग, ये 2r ले लो 3r लो सब कट कैंसिल हो जाना है। अब यहाँ पर हमने ये बोला था बच्चा लोग कि अगर कोई भी हमारे पास क्या है ना कि कोई भी मान लो कोई भी सरफेस है उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इससे कितने फ्लक्स बाहर निकलते हैं, तो इससे बच्चा लोग फ्लक्स बाहर निकलते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसके बारे में हमने बता रखा था कि फ्लक्स इससे कितने निकलेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज से। कब, जब चार्ज अगर किसी भी सरफेस के अंदर रखा होता है, तो ये याद रखना। अब कोई भी सरफेस ले लो, आप कोई भी सरफेस ले लो, अगर चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है तो इससे कितने फ्लक्स निकलेंगे, इससे कितने फ्लक्स निकलेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही दिख रहा है। कोई भी आप क्लोज सरफेस ले लो, क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तो चार्ज के कारण जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगी, इतना याद रखना है आप लोग, कुल मिलाकर के भूलना नहीं इस चीज को। तो ये आप लोग बात ध्यान में रखोगे, इस चीज को भूलोगे नहीं, इतना बात। कोई भी ले लो, अगर ए भी ले लो तो ये भी ले लो, आप ऐसे ले लो, लेकिन 3D सरफेस होना चाहिए, ये भी याद रखना कि 3D का मतलब ये क्यों कौन हो गया क्यूबॉइड हो गया जिसके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो और इसके पास क्या वो सॉलिड भी हो। तो यहाँ पर अब इसके कारण जो फ्लक्स वैल्यू निकलेगा उतना ही निकलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि साइज एंड शेप पर डिपेंड नहीं करती है फ्लक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इतना बात समझ में आ गया। अब इसके कुछ हम क्या करते हैं ना कि कुछ हम इसके कंडीशंस देख लेते हैं, कंडीशंस क्या क्या लगा रखे हैं उसने कि कब आप गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। देखो ये भी बात बोला गया है कि यहाँ पर गॉस लॉ ऑलवेज मतलब कि अप्लीकेबल होगा, ठीक ना, लेकिन इसके जो मतलब कि अप्लीकेबल ये समझो कि कंडीशन से अप्लाई करोगे तभी हो पाएगा। ऐसे ये बोला जाता है कि ये अप्लीकेबल है मतलब वैलिड है, अप्लीकेबल नहीं है वगैरह वगैरह बहुत सारे बातें बोला जाता है। तो ये बात याद रखना, कुल मिलाकर के ये याद रखोगे आप शॉर्टकट में कि ये जो गॉस लॉ है इसके कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को ये जो फॉलो करता है देन ये क्या होगा आप इसका यूज कर सकते हो। तो कंडीशन नंबर वन क्या है भैया, तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 है कि अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो आपको ड्रा करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। आ गया गॉसियन ड्रा, गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा बच्चा लोग आपको आगे, अगर आपको
गॉस लॉ अप्लाई करना है, गॉसियन सरफेस। आपको देखो, अब गॉसियन सरफेस डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे सच दैट कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट चार्ज मान लिया जाए तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि सिमेट्रिक बनाया जाता है। सिमेट्रिक का मतलब इस पॉइंट से देखो ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, जाहिर सी बात है अगर ये स्फेरिकल है तो ये क्या होगा, सब इक्वल होगा, तो गॉसियन सरफेस इस तरीके से, ये बात समझिएगा, 3D अप्लाई। और ये जो गॉसियन सरफेस होता है वो 3D होता है, 3D होगा, क्लोज्ड होगा, एकदम बंद होगा, ये बात याद रखना। तो ये आप बात याद रखो, गॉसियन सरफेस कैसा होना, 3D क्लोज, तभी गॉसियन सरफेस अप्लाई कर, मतलब कि अप्लाई कर सकते हो क्या, गॉस लॉ। और सबसे बड़ा बात कि चार्ज कहाँ होना चाहिए, किसी भी सरफेस के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। बात समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा में ये है कि जैसे मान लो कोई भी ऐसे है, कोई भी इस तरीके से आप बना रहे हो, ठीक ना, इस तरीके से मान लो एक आपने स्क्वायर में इस तरीके का आपने एक सीट ले लिया। अब सीट के ऊपर क्या कर दिया, चार्ज बहुत सारे हैं, तो अगर इस पे इसके कारण जो गॉसियन सरफेस आप ड्रा करोगे ना वो भी सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब कि मान लो यहाँ से अगर ड्रा कर रहे हो इस तरीके से गॉसियन सरफेस ड्रा कर रहे हो आप, तो इसमें जो गॉसियन सरफेस ड्रा होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ये मैं बता रहा हूँ, सिलेंड्रिकल होता है। तो ये भी देखो सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक का मतलब चारों तरफ से समान डिस्टेंस पे आप ये बोल सकते हो कि इस तरीके से सिमेट्रिक है। या फिर इसको काटोगे तो इक्वल इक्वल पार्ट में बढ़ जाएंगे, ये आप बोल सकते हो कि सिमेट्री का मतलब ये कि अगर इसको काट दो, 20 से काट दो, अगर इस 20 से काट दोगे तो ये देखो इक्वल इक्वल पार्ट में बढ़ जाएंगे, सिमेट्री का मतलब ये भी समझ सकते हो आप। तो इतना बात आप ध्यान रखो कि चार्ज के सिमेट्रिक होने चाहिए, कि चार्ज जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए। ये गॉसियन सरफेस की काट दो तो आधा आधा बढ़ जाए कुल मिला करके, ये समझ सकते हो आप इस तरीके से शॉर्टकट में। इतना बात समझ लो, तो वही बताया गया है कि जो मतलब कि जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक का मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं, ठीक। अब यही तो दूसरा क्या था, वही कि सिमेट्रिक होना चाहिए गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिक होगा क्या, गॉसियन सरफेस आपका सिमेट्रिक होगा बबुआ, गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिमेट्रिक। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, गॉसियन पृष्ठ पे एकदम सेम होनी चाहिए। सब खेल गॉसियन पृष्ठ का है कि जो गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन जो सरफेस आप ड्रा करोगे, गॉसियन जो सरफेस ड्रा करोगे उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो एकदम सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हमने ड्रा कर लिया, और इस पे देखोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पर सेम होनी चाहिए, ये बात गॉस ने बोला है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो हर सरफेस मान लो, अब जैसे कि हम रेक्टेंगुलर शीट ले रहे हैं तो उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। कहाँ पर सेम होनी चाहिए, तो ये गॉसियन सरफेस है। कहाँ पर बच्चे लोग, तो ये गॉसियन सरफेस पे आपके सेम होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखो कि गॉसियन सरफेस पे क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए गॉसियन सरफेस पे, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये ध्यान दे सकते हो कि जो थीटा और जो थीटा होगा, यानी इसमें जो थीटा बना रहे थे, आप देख रहे थे कि थीटा को भी, थीटा कहाँ किसके किसके बीच में बन रहा था, हमने एक सरफेस ड्रा कर रखा था, यहाँ पर ले रखा था, तो ये एरिया वेक्टर और ई के बीच में ही हमारा क्या बनता है, थीटा बनता है, यानी एंगल बनता है। तो ये एरिया वेक्टर और डी के बीच में थीटा बनता है। तो थीटा देखो, थीटा भी सिमिलर होना चाहिए। अगर थीटा देखो, अगर मान लो इस गॉसियन सरफेस है तो इस पे अगर थीटा की वैल्यू हर जगह पर देखो हो वही होगी, कि अगर यहाँ पर चार्ज था प्लस क्यू है तो यहाँ पर डी ए हो जाना है ये, और यहाँ पर क्या हो जाना है, ई ई हो जाना है ये। तो इस तरीके से तो ई हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ई और डी ए दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो ई के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड ही होगा, बाहर की ओर होगा, तो ये बाहर की ओर बना दिया है। और यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है। अगर यहाँ पर भी छोटा सा अगर आप सरफेस ले लो तो यहाँ पर भी देखोगे कि यहाँ पर भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और फिर ई भी क्या होगा, उसी के डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि आउटवर्ड होता है ना प्लस पॉजिटिव कारण, तो यहाँ पर भी कितना थीटा 0। तो देखो थीटा की वैल्यू कहाँ पर, सब जगह पर वही आएगी कि यहाँ पर भी डी ए हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ई, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 0 आएगी। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि थीटा की वैल्यू भी हर जगह पर समान होनी चाहिए। देखो समान होगी तो ज़्यादा वैल्यू मतलब वैल्यूबल होगा, तब आप बढ़िया तरीके से इसको अप्लाई कर पाओगे। अगर नहीं भी समान है तब भी अप्लाई हो सकता है, ये हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमेशा, जैसे कि मैक्सिमम आप देखोगे ना, थीटा की वैल्यू या तो 0 आती है या तो 90 डिग्री आती है गॉस के केस में, हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम यही दो वैल्यू आपको देखने को मिलेंगे।
बात समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखोगे किस तरीके से यहाँ पर लिए जा रहे हैं ये दो चीजें, थीटा के वैल्यू। तो थीटा के वैल्यू ये ध्यान रखोगे आप। अब इतना समझ में आ गया। तो यही कुछ कंडीशंस थे जो जिसको मतलब कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए बोलता है, मतलब गॉस लॉ फॉलो करने के लिए बोलता है। कुल मिलाकर ये बात समझ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये कौन कौन से क्या हैं, मतलब कि कंडीशंस है। इन कंडीशंस को आप अपने दिमाग में रखोगे। पहली बात गॉसियन सरफेस की, गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? 3D होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात ये कि सिमेट्रिक होना चाहिए गॉसियन पर सरफेस। किसके सिमेट्रिक होना चाहिए? जो चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट किए रहोगे उसके सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे कि हम एक जब पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो पॉइंट चार्ज, तो अगर इसके सिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक हो गया, आधा आधा काट दोगे तो आधा आधा पार्ट में बढ़ भी जाना है। और सिमेट्रिक का मतलब थोड़ी ये डिस्टेंसेस भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस तरीके से समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बात समझना है। तो ये समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो यहाँ पर ये सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपलसरी है कि वो गॉसियन सरफेस पे सेम होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो आपके लिए बहुत है, सोने पर सुहागा है। कुल मिलाकर के ये बात समझो आप। तो इसीलिए थीटा की वैल्यू भी इस मतलब गॉसियन सरफेस पे जो थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा किसके किसके बीच होता है? तो ई के बीच होता है और डी ए के बीच होता है। तो ये बात याद रखो। तो इनके बीच में जो थीटा की वैल्यू आएगी वो सेम थोड़ी होनी चाहिए। सेम नहीं हो भी तब भी हो जाएगा, अप्लीकेबल होगा, लेकिन थोड़ा क्या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये थे कुछ गॉसियन सरफेस। तो इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे इस पे न्यूमेरिकल, शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स, एक से एक बढ़िया न्यूमेरिकल आगे देख लेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। यानी अब फिर हम अगला टॉपिक क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ का यूज करके। तो आई होप ये आपको जो लेक्चर होगा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दो, या जो भी करना है कर दो, नहीं करना है वो भी कर दो। कोई हमारे लिए सजेशन हो तो वो भी कमेंट में लिख दिया करें। बस तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जाओ मजे लो, फोड़ो, और क्या करोगे। बाय बाय।